मैं बस ठीक है। अच्छा जी, आज कल मुझे आपका मैसेज आप लोगों का मिला था कि यू वांट टू टॉक ऑन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये भी हिस्सा उसी सीरीज का है जिस पे हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं, यानी क्लिनिकल गवर्नेंस। तो इसमें आवाज मेरी सबको आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसमें व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले मुझे आपका जो है वो लेवल पता चल जाए कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट। तो आप लोगों का जो इसमें कंसेप्ट है वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट? ये तो वैसे नाम से ही जाहिर है, जो इसका नाम है वो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका Ma'am, क्या मतलब? like risk identification and analysis, evaluation, and then if there are risks, then how to manage it. Risk control, how can we control the risk? ठीक है। इसमें बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लिनिकल गवर्नेंस का हिस्सा होता है। क्लिनिकल गवर्नेंस क्या होती है, जो कि हमने टाइम टू टाइम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कि ये एक ओवरऑल एनवायरनमेंट होता है विच एंश्योर्स द पेशेंट सेफ्टी। यानी ये एक पूरा हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट होता है, अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जिसमें ये इंश्योर होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट, उसकी असेसमेंट, उसकी एवेल्युएशन, उसका स्टे, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ एनी रिस्क। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो कि मतलब क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट से ही रिलेटेड चीजें हैं, कि इसमें बेसिकली यू हैव टू एंटीसिपेट द रिस्क। एक तो चीज होती है कि एक प्रॉब्लम हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आती है बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट्स। जैसे आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्लिनिकल ऑडिट का भी तो यही मतलब है, या जो एवेल्युएशन है उसका भी तो यही मतलब है। लेकिन क्लिनिकल ऑडिट है कि जो एक प्रॉब्लम हो गया और उसमें हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम हुआ। अगरचे ऑडिट भी एक हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट का, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट का और क्लिनिकल गवर्नेंस का, दैट इज पार्ट ऑफ इट। पर कुछ एरियाज में जाके ये सब चीजें ओवरलैप भी कर जाती हैं। ओवरलैप ये इस तरह से करती हैं कि क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में जो हमने रिस्क को एंटीसिपेट किया, उसकी हमने तैयारी की, उसका हमने पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर हो गया तो फिर हमने उसका ऑडिट करना है। तो हियर द फ्यू एरियाज आर डिफरेंट, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें क्लिनिकल ऑडिट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा विद द क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट। यानी एक इंसिडेंट हो गया, अब इंसिडेंट जो हो गया तो इंसिडेंट होने के बाद आपने उसको डिटेल में एवेलुएट करना है। एक प्रॉब्लम है, जैसे हम इसमें अगर 2-4 एग्जांपल्स लेके चलें, जैसे आप एक ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी करते हो, अब उसमें एंटीसिपेटेड रिस्क क्या है? गट इंजरी है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरीज हो सकती हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब उसमें क्या आपने रिस्क एंटीसिपेट किए सर्जरी से पहले, आपने सारी कंसेंट उसके हिसाब से ली, आपने सारी प्री प्रेपरेशन उसके हिसाब से की, आपने इंट्रा ऑपरेटिव सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स किए इन्वॉल्विंग द जनरल सर्जन, जो कि उसको मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं। ये सारी आपकी रिस्क मैनेजमेंट ही है, क्योंकि आपने एक रिस्क एंटीसिपेट किया, फिर उसके मुताबिक उसके हल आपने तलाश किए इंसिडेंट होने से पहले और फिर इंसिडेंट होने के बाद भी। अगर बावजूद सारी प्रिकॉशंस के भी गट इंजरी हो जाती है, तो आपने तो एटलीस्ट उसका पेशेंट को भी बता दिया था, आपने उसके बारे में कंसेंट भी ले ली थी, आपने उससे खरीदारी भी कर ली थी। तो देयर दैट वाज इनएविटेबल। तो ये वो वाले क्लिनिकल एरर्स होते हैं जो कि कुछ प्रिवेंटेबल होते हैं, कुछ प्रिवेंटेबल नहीं होते। तो कुछ जो प्रिवेंटेबल होते हैं, कम से कम उनको प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं वो क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। इसमें कोई भी एग्जांपल जिसमें हम इसको साथ के साथ डिस्कस करें, जो आपकी अपनी चॉइस की हो, हम उसको साथ साथ लेके तो चलते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं स्लाइड्स भी आपको शो करूंगी ताकि इसमें आपका कंसेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए।
तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल? जी एग्जाम में सिनेरियो था वो ये था कि आई डोंट नो प्राइमरी थी या मल्टी ग्रेविटा विद हाइपरटेंशन IUGR, बेबी द मदर वाज एडमिटेड इन द लेबर रूम। फिर वहाँ पे शायद हमारे डे पे नहीं था, किसी और डे पे था, वहाँ पे पार्टोग्राफ शो हुआ था जिसमें प्रोलॉन्ग लेबर था और CTG दी हुई थी, उसमें एब्नॉर्मल CTG थी, लेकिन लिखा हुआ था कि डिस्पाइट ऑफ टचिंग द एक्शन लाइन कोई एक्शन नहीं दिया गया। देन बेबी वाज डिलीवर्ड एंड डेवलप hypoxic ischemic encephalopathy. That baby was admitted in the neonatal ward and died after 3 days. ये वैसे बहुत सीधा साधा सा सिनेरियो है ये एग्जैक्टली सीधा साधा सा इसलिए कि इसमें ये एक हाई रिस्क पेशेंट ऑलरेडी था। अब हाई रिस्क पेशेंट जो था इसमें अब हाइपरटेंशन के नतीजे में IUGR के नतीजे में जब पेशेंट लेबरिंग पेशेंट जो होता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस अब ऑलरेडी आपको पता होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन IUGR वाला बेबी है, लेबर में जाएगा तो इसमें फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस है। लेबर प्रोग्रेशन शुड बी स्मूथ एंड CTG जो आप इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन करते हैं या CTG जो करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। रादर दीज पेशेंट्स आर पुट ऑन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। इफ नॉट अवेलेबल इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन वुड बी अनफ, लेकिन वो आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें जो ऑलरेडी IUGR किसके नतीजे में होता है? हाइपरटेंशन करता है, प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन करता है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का एलिमेंट इसमें होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन इटसेल्फ। अब इसमें जो ऑलरेडी प्लेसेंटल कॉम्प्रोमाइज है, प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन है जिसके नतीजे में IUGR हो गया, वो प्लेसेंटल कॉम्प्रोमाइज ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा वंस द पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि एक अफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, उसमें जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जो फीटोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो है, दैट इज रिड्यूस्ड अप टू 40% ऑफ इट्स बेसलाइन वैल्यूज। जो ऑलरेडी IUGR बेबी होता है या जिसमें ऑलरेडी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन होगी, डेफिनेटली बहुत हाई रिस्क है इसमें फीटल डिस्ट्रेस होने का। फिर दूसरी चीज, इसमें बहुत क्लियर कट चीजें थी कि पार्टोग्राम डिले इसमें उसने जो है वो एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल मीन्स कि उसमें डिलेड लेबर इन एक्चुअल सेंस थी। CTG पे एबनॉर्मेलिटी शो हो गई। जो उसमें मेन मतलब वहाँ पे ये था कि एक्शन नहीं लिया गया, मतलब एबनॉर्मल हाँ जी, आ रही थी। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। अब ये जो दो चीजें थी जो कि हाइपरटेंशन और IUGR वाले केस में ये हुआ, उस पे चूंकि प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया, सो दैट रिजल्टेड इन अर्ली नियोनेटल डेथ। अब ये जो अब अगर आप इसको ऑडिट में करो तो डेफिनेटली उसमें एक वजह निकल आएगी कि इसमें अर्ली एक्शन नहीं लिया गया। दैट वाज द अल्टीमेट रीजन जो आपने उसको किया। अब इसमें अंडरलाइंग फैक्टर क्या थे? अब इसमें अगर क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट वाली बात हम करें तो क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में ये चीजें आ जाएंगी कि ये वो पेशेंट है जिसको एक आपका सीनियर PG जो है वो, जैसे अब लेबर रूम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि ये केस इस चीज का, ये केस इस चीज का, ये, और आपने उस हिसाब से हाई रिस्क पेशेंट आप हमेशा अपने सीनियर PGs को देते हो, या इवन जो ऑन द फ्लोर सीनियर रजिस्ट्रार होता है, बाज दफा वो खुद डायरेक्टली भी देख रहा होता है। तो हु वाज द कंसर्न पर्सनल? क्योंकि इसमें जो फिर आपने इसमें रूट कॉज एनालिसिस है, क्योंकि ये आप इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे। इंसिडेंट रिपोर्टिंग का सिस्टम अमूमन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ज्यादातर जगहों पे, एक्सेप्ट फॉर वेरी हाई प्रोफाइल, जो मतलब जिसमें पूरा ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग आप कम से कम जो एक आपका सीनियर या HOD या whosoever इज द क्लिनिकल डायरेक्टर, आप कम से कम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। इंसिडेंट हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने उसको कॉज को एनालाइज करना है। कॉज को एनालाइज करने के लिए वही ऑडिट वाला सिस्टम आ जाएगा, क्लिनिकल ऑडिट। अब इसमें क्लिनिकल ऑडिट में ये चीजें होंगी कि ये पेशेंट एंटिसिपेटेड था फॉर फीटल डिस्ट्रेस। उसके लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल था? ह्यूमन रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। आपका जो बाकी जो, जैसे बाज दफा ऐसे होता है कि लेबर रूम आपका बहुत बिजी है, so a person may not be dedicated to one patient only, but that patient certainly needs frequent monitoring. क्या वो उसमें हुई? किस लेवल के बंदे ने देखा?
जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसने नेक्स्ट किसको रिपोर्ट किया, जो डिले था वो किस लेवल पे हुआ, जूनियर लेवल पे हुआ या सीनियर लेवल पे हुआ, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस डिलेड एक्शन। क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पार्टोग्राम भी डिले हो जाए और सीटीजी पे भी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी एक्शन ना लिया जाए, जबकि पता है कि ये पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट है। सो व्हाट वर द अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग और एक्टिंग एज अ बैरियर। तो वो दूसरे फैक्टर जिसकी वजह से डिले हुआ, मे बी आपका एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं था, मे बी पेशेंट की बेसलाइन या ब्लड अवेलेबिलिटी या और जो चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है, मे बी आपका थिएटर इतना बिजी है कि थिएटर टेबल अवेलेबल नहीं है, विच इज वेरी कॉमन सिनेरियो इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो आपने उसकी रूट कॉज पे पहुंचना है। डिले, अब इसमें जो सिनेरियो आपने बताया कि उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इसमें बजाहर तो ऐसे फौरन लगता है कि शायद जो कंसर्न पर्सन था उसी ने एक्शन ना लिया, लेकिन उसके एक्शन ना लेने के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि उसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, मे बी ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर मीन्स के बाकी आपको जो सब चीजें चाहिए फॉर कैरिंग आउट एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो यू हैव टू रीच एट अ रूट कॉज। अब वो रूट कॉज आपको मिल गई, सपोज आपका एनेस्थेटिस्ट नहीं है, आपका जो है वो, इसमें बेसिकली इस तरह के केसेस में होता ये है कि वंस यू हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद द ऑपरेटिव डिलीवरी, तो उस सूरत में आपने फिर उसका डिसीजन से लेके इंसिजन इंटरवल कितना है ये आपने क्लियरली डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि बाद में ये सारा रिकॉर्ड भी रिव्यू होता है टू रीच एट अ रूट कॉज। तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे या वर्बल कम्युनिकेशन के बेस पे एक रीजन असाइन नहीं की जाती। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि आपने डिसीजन इतने बजे कर लिया, 9 बजे कर लिया कि अब इसका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए फॉर दिस रीजन। आपकी थिएटर प्रेपरेशन, एनेस्थीसिया की अवेलेबिलिटी, पेशेंट की ब्लड अरेंजमेंट और व्हाटसोएवर अदर इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड, कहाँ पे डिले था और वो क्यों डिले था, आपका एनेस्थेटिस्ट क्यों अवेलेबल नहीं था, आपका थिएटर टेबल क्यों अवेलेबल नहीं था, दूसरे और कौन से इमरजेंसी प्रोसीजर्स थे जो चल रहे थे जिसकी वजह से थिएटर जो है वो बुक था या आपके एनेस्थीसिया वाले बुक थे, और एनेस्थेटिस्ट वाज नॉट अवेलेबल ऑन द फ्लोर। सो एज यू ऑल आर वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि डिले कहाँ कहाँ पे किस किस लेवल पे हो सकते हैं, वो डिले आपने आइडेंटिफाई करनी है। वंस यू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर इट, तो नेक्स्ट विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल ऑडिट, कि आप एक रीजन निकाल के फिर आप उसकी रिकमेंडेशन भी देते हो। तो फिर आपने अपने सिस्टम को रिव्यू करना है कि इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो गया, आपका सपोज हम इसकी वजह थिएटर टेबल की अवेलेबिलिटी को ही करते हैं, तो थिएटर टेबल अगर अवेलेबल नहीं था तो हाउ वी कैन मेक श्योर कि थिएटर टेबल नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसे इमरजेंसी केस के लिए एक टेबल आपका हर वक्त अवेलेबल रहे, और बाकी जो है वो रूटीन की सर्जरीज या जो इमरजेंसी सर्जरी ज्यादातर तो इवनिंग नाइट आवर्स पे तो इमरजेंसी सर्जरीज ही चल रही होती हैं, लेकिन एक टेबल आपका ऐसा अवेलेबल रहे, अगर नहीं है तो यू हैव टू गिव रिकमेंडेशन टू मेक इट्स अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएंगी, फ्रॉम एंटिसिपेशन ऑफ द रिस्क टिल द ट्रीटमेंट ऑफ दोज रिस्क, और फिर उसके बाद आपकी पॉलिसी मेकिंग तक ये चीजें आ जाती हैं। सो दिस इज वेरी मच द पार्ट ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस, जिसका ओवरऑल मकसद ये होता है टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें और क्या क्वेश्चन था, या इसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हुई इस केस, इस सिनेरियो को मैनेज करने में? जी जी बताइए, जिन्होंने सिनेरियो मुझे बताया था वही बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई या उन्होंने क्या आंसर कैसे इसको किया था। दो क्वेश्चन थे, एक तो यही था कि हाउ टू एवेल्युएट एंड हाउ यू अवॉइड दिस। तो मैम एवेल्युएट में यही रूट काज, हाँ जी, वो हाउ टू प्रिवेंट इट, बेसिकली वही जो है ना कि हमने प्रिवेंट कैसे करना है, अगले किसी भी केस में प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंशन तो होगी फ्रॉम रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आपने ये अंदाजा लगा लिया ये एक मैक्रोसोमिक फीटस है, इसका शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो सकता है, सो यू विल
go for all the preparation to manage the shoulder dystocia. ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसकी ये रिस्क प्रिवेंशन होगी। अब इस पर्टिकुलर केस में जो रिस्क प्रिवेंशन है, कर दें इसको, तो इस पर्टिकुलर केस में जो रिस्क प्रिवेंशन है वो उसके रिस्क आइडेंटिफिकेशन से शुरू होगी, जो डेफिनेटली क्लिनिकल ऑडिट का तो हिस्सा नहीं है, ये क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। ऑडिट तो शुरू तब होगा जब हम उस केस को एवेलुएट करेंगे, उसका पूरा ऑडिट करेंगे। तो थोड़ा सा हम जरा स्लाइडों के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपका ये जो थोड़ी सी परसेप्शन या कंसेप्ट बिल्डिंग है ये बेहतर, ज्यादा बेहतर हो जाए। तो हाँ जी मैम, यही एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब ऑडिट में भी हम नहीं कर रहे हैं, इसमें भी तो हम हाँ, देखेंगे ये मुझे अंदाजा था कि ये आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखो जो ऑडिट होता है ना, ये मैं आपको एक स्लाइड पे दिखाती हूँ कि कैसी चीजें ओवरलैप कर सकती हैं, क्योंकि ये जो तो हम इम्प्लीमेंट चेंज करें, इसमें भी जब हम रिस्क एवेलुएट कर लेंगे तो फिर उसको भी तो हम इम्प्लीमेंट करके री ऑडिट करके देखेंगे ना। हमने जो हम क्लिनिकल ऑडिट में भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें लेकिन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट जैसे रिस्क है, रिस्क मतलब है अभी ये हुआ नहीं है, ठीक है, अभी ये हुआ नहीं है, ये हो सकता है। ये मरीज जो हाइपरटेंशन और IUGR के साथ था, इसमें हमें ये पता था कि इस पेशेंट में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और लेकिन हमने उस फीटल डिस्ट्रेस के लिए क्या पेशेंट की पहले से काउंसलिंग की हुई थी, रिस्क हमने मरीज को भी एक्सप्लेन करना होता है। तो मरीज को क्या हमने अब नेक्स्ट टाइम whenever we will be dealing with such type of patients, जो इसकी रिकमेंडेशन में होगा या रिस्क प्रिवेंशन में होगा, कि नेक्स्ट टाइम whenever we will be managing such patients, तो उस सूरत में हमें सबसे पहले हमने उस पर्टिकुलर मरीज का रिस्क आइडेंटिफाई करना है। हमने ये देखना है कि इस मरीज में ये रिस्क हैं। अब उस सारे रिस्क जो है वो पेशेंट को हमने इस पे थोड़ा सा ना वो भी ले आए चैट, तो वो सारे रिस्क जो हमने उस पर्टिकुलर केस में हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो सारे के सारे हमने मरीज को बताने हैं कि ये हो सकता है। ये थोड़ा सा हाँ ताकि वो स्लाइड ब्लॉक ना हो, तो वो सारे के सारे आप मरीज को बताओगे भी कि ये वाली चीजें हैं जो आपके केस में हम इसको नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लेसेंटा जो है वो थोड़ा सा फंक्शन कम कर रहा होता है। तो चूंकि ये फंक्शन कम कर रहा होता है, तो इसमें जब लेबर पेन शुरू होती हैं तो इसमें फीटल डिस्ट्रेस के बहुत चांसेस है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के चांसेस है। ये तो हो गया एक रिस्क मैनेजमेंट का एक स्टेप, रिस्क प्रिवेंशन का एक स्टेप, कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, पेशेंट को एक्सप्लेन किया, देन वी कम टू द एक्चुअल प्रोसीजर। अब चूंकि ये पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग फीटल डिस्ट्रेस है एंड गोइंग इनटू इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, आप उसकी मॉनिटरिंग विल बी बाय सम सीनियर PG। उसकी मॉनिटरिंग की क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, वो आप मेंशन करोगे। इमरजेंसी सेक्शन की तैयारी आपकी पूरी है, सारी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड अरेंजमेंट, उसका सारा जो थिएटर की को अलर्ट आपने किया हुआ है, नियोनेटोलॉजिस्ट को अलर्ट किया हुआ है, सो इन्वॉल्विंग द अदर क्लिनिकल कोलीग्स इन दिस मैनेजमेंट। तो ये भी एक प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी, ये वो है जो अभी इंसिडेंट होने से पहले की चीजें हैं। फिर आपने जो है वो इसमें आप थिएटर स्टाफ को बता दोगे कि एक इमरजेंसी सेक्शन ऐसा हो सकता है जो कि इसमें जिसमें हमें फौरी तौर पे सेक्शन की जरूरत हो सकती है, तो थिएटर स्टाफ वुड बी अलर्ट। तो एक्चुअल जब सिनेरियो डेवलप होगा फॉर एबनॉर्मल पार्टोग्राम एंड एबनॉर्मल CTG, तो आपके लिए क्विकली मैनेज करना उसको फिर मुश्किल नहीं होगा। सो बिफोर द हैपनिंग ऑफ दैट रिस्क या बिफोर द हैपनिंग ऑफ दैट इंसिडेंट, आपने उसकी पूरी तैयारी कर ली हुई है। तो ये हैं जो रिस्क प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होंगी इस केस में। उसके बाद फिर एक्चुअल इंसिडेंट, अब हम आते हैं इस एक्चुअल इंसिडेंट पे जो हो गया। तो इसमें बेसिकली ये आपने आपकी रिकमेंडेशंस में भी आ जाएंगी या रिस्क प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में आ जाएंगी। तो एक्चुअल इंसिडेंट्स को भी आपने जरूर इसमें लेके आना है कि इसमें हम वजह तलाश करेंगे। वजह तलाश करोगे तो आप उसकी रिकमेंडेशन दोगे, वजह के ऊपर ही आप बेस करोगे अपनी फर्दर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के आपके सिस्टम में लूप होल क्या है।
आपका जो सिस्टम का लूप होल है वो वहीं के वहीं रह सकता है अगर आप उसको करेक्ट ना करो तो, और इस तरह के वाकयात फिर दोबारा से भी हो सकते हैं। इसलिए जो है वो इसमें प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में ये आ जाएगा, जो बेसिकली फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज आ जाती है। तो अब ये क्लिनिकल ऑडिट और क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे ओवरलैप करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली एरर, जो क्लिनिकल एरर्स होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन अब बहुत सारी, अब ये सारी चीजों के बावजूद, सपोज आपने ये सारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर दी और इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं, उसके बावजूद अगर कोई फर्ज किया इसी पेशेंट में एकदम से कोई मैसिव एब्रप्शन हो जाती है, मैसिव एब्रप्शन में बहुत थोड़ा सा टाइम आपको होता है जिसमें आपको रियल इमरजेंसी होती है कि आपने बच्चा बस निकाल लेना होता है फटाफट, फिर भी अगर हो जाता है तो वो फिर इनएविटेबल है। लेकिन उससे बचने के लिए उसमें जो आपने हमने सारी चीजें की वो प्रिवेंटिव फिर स्ट्रेटजीज होंगी। सो एरर्स आर इनएविटेबल बट मोस्ट आर प्रिवेंटेबल एंड दिस इज द बेसिक थीम ऑफ क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट। ये उसके पीछे जो एक कोर आप कह सकते हैं ना कंसेप्ट जो होता है रिस्क मैनेजमेंट में, वो यही होता है कि उनको हमने प्रिवेंशन उसकी करनी है। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने बताई कि पहले उसको एवेलुएट करो, आइडेंटिफाई करो, उसको एंटिसिपेट करो, फिर उसके मुताबिक तैयारी करो, और उसके बाद फिर हम रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फिर उसके बाद होती है अगर फिर भी फर्ज किया हो जाए। जैसे हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे थे, कभी हो सकता है आपको ये भी केस आ जाए, या जैसे कोई स्वेयर एब्रप्शन प्लेसेंटा, और या फिर कोई एब्नॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा, आपने ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टमी की, लेटर ऑन आपको विद इन 24 आवर्स उसको रीओपन करना पड़ गया बिकॉज स्टिल द ब्लीडिंग इज गोइंग ऑन, इसमें इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो इसमें लेकिन वही बात है कि आप सबसे ज्यादा ये चीज जो बेस करती है वो ये कि आपकी तैयारी उसके हिसाब से कितनी थी, उस रिस्क के हिसाब से। तो कमिंग बैक टू द क्लिनिकल गवर्नेंस, जो हमने टाइम टू टाइम जो क्लिनिकल ऑडिट बेसिकली हमने किया था, और उसके साथ ही हमने डिफरेंट सेगमेंट्स को भी किया था, और इन सारों का मकसद एक ही होता है, फॉर अ बेटर हेल्थ केयर प्रोविजन टू द पेशेंट्स, फॉर अ बेटर हेल्थ केयर। और इसमें जो कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्चेस चल रही होती हैं, क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है उन रिसर्चेस की, इनकॉर्पोरेट करते हैं हम, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं। तो here we have a component of risk management as well. अब ये रिस्क मैनेजमेंट और जो क्लिनिकल ऑडिट हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्लिनिकल गवर्नेंस तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्लिनिकल गवर्नेंस के डिफरेंट इश्यूज, ओवरऑल उसका सेंट्रल थीम इज द पेशेंट सेफ्टी। लेकिन ये आप देख लो कि इसमें कितनी चीजें ओवरलैप कर रही हैं। सो क्लिनिकल ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो क्लिनिकल ऑडिट बेसिकली उसका एक हिस्सा है क्लिनिकल गवर्नेंस का, जिसका दूसरा हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट भी है। और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा एक ब्रॉड चीज है, क्लिनिकल ऑडिट भी एक हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा, यानी जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बाद वाली जो सारी चीज है वो क्लिनिकल ऑडिट कहलाएगी, और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उस क्लिनिकल ऑडिट से पहले होने वाली सारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज प्लस क्लिनिकल ऑडिट, ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगी। आई होप कि ये अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल ऑडिट। इफ स्टिल नॉट क्लियर तो प्लीज आस्क मी कि ये आपको समझ आ गई, क्योंकि ऑडिट में हमने एक इंसिडेंट के बाद उसका ऑडिट किया, उसको इवैल्यूएट किया, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उसकी उस ऑडिट के की जरूरत होने से पहले वाली सारी स्ट्रेटजीज प्लस क्लिनिकल ऑडिट, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट है। जी मैम ऐसे मतलब इस तरह अगर कोई इवेंट हो भी जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके फॉर एग्जांपल इस तरह जैसे नियर मिसेस जो इवेंट होते हैं जिसमें ये था कि कोई फिजिकल इंजरी या डेथ नहीं हुई लेकिन हो सकती थी, अब किसी अटेंडेंट ने या देखो, पेशेंट के ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना, उसमें नियर मिस से लेके एक्चुअल इंसिडेंट पर सारी चीजें आ जाती हैं। नियर मिस वो चीजें होती हैं जिसमें एक प्रॉब्लम था, आपने इफेक्टिवली मैनेज कर लिया, लेकिन वो हो सकता था कि ये किसी मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी में भी कन्वर्ट हो जाता, तो ये नियर मिस होते हैं।
ठीक है ना। लेकिन उस नियर मिस की भी वजह क्या थी, क्या आपकी मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम, एक तो है पेशेंट आपके पास आता ही इस कंडीशन में है, तो उसमें इवन उसमें भी पेशेंट जो आता ही उस कंडीशन में है उसमें भी आपकी रैपिडिटी ऑफ रिस्पॉन्स मैटर्स अ लॉट। आपने आपका जो टाइम पीरियड होता है पेशेंट को जो मैनेज करने का, या पेशेंट जैसे कोलैप्स भी कर गया या कोलैप्स हुआ हवाया या आपके पास हॉस्पिटल में आया, या पेशेंट एक्लेम्प्टिक फिट्स के साथ आ गया, आपने कितनी कुछ जल्दी उसको, देखो ये टाइम फैक्टर जो होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन द पेशेंट्स मैनेजमेंट। इन एक्लेम्शिया को ही हम लेते हैं कि एक्लेम्शिया का पेशेंट अगर आता है तो आपने ये तो नहीं कि आपके पास आप उस वक्त ढूंढ रहे हो मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ पड़ा हुआ है, आप उस वक्त आपके पास स्टाफ नर्स नहीं है, उसको बुलाने भेजो और 15 मिनट उसी में जाए और पेशेंट बेशक एस्फिक्सिया में चला जाए उस सारे टाइम पीरियड में। सो दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट। जो और वो सारे सेंटर जो पेशेंट्स को मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो टाइप ऑफ पेशेंट्स रिसीव करते हैं उस सारी टाइप को मैनेज करने के लिए उनके पास एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए। यही चीजें हमारा हेल्थ केयर कमीशन भी सॉर्ट आउट कर रहा होता है और एवेलुएट कर रहा होता है। तो इसमें यही बात है कि इसमें हमने उसके हिसाब से तैयारी कितनी की हुई थी, तो ये है जो कि इसमें देखने की जरूरत होती है, और जो ऑडिट में भी आ जाता है और क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में भी ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें और कोई सवाल तो नहीं है? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिट एंड द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिट के साथ ऑडिट लफ्ज लिखा होगा, उसमें आपने बस स्टेप टू स्टेप टाइम टू टाइम चीजों को फिगर आउट करना है, उसको डिसेक्ट आउट करना है, उसका डेटा देखना है, या अटेंडेंट्स को, पेशेंट को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सबको इंटरव्यू करना होता है, डेटा सारा रिव्यू करते हो। सो दैट इज ऑडिट। लेकिन ये है कि आपके पास वही मरीज है जो आपके पास आ गया, उसकी एंट्री से लेके उसकी डिलीवरी तक की आपकी सारी तैयारी, प्रिवेंशन में लेके ट्रीटमेंट से लेके सारी चीजों में क्या थी। सो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। So let's just have a brief review of what is the definition of different things, क्योंकि ये आप बाज दफा ये confusion हो सकती है, क्योंकि इसमें जैसे रिस्क असेसमेंट है, रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क एक्चुअली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें भी आपका क्लियर कंसेप्ट होना बड़ा जरूरी है। तो रिस्क एक्चुअली होता है द लाइकलीहुड ऑफ एन एडवर्स इवेंट, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो यही वो रिस्क है जिसको हमने मैनेज करना है, यानी मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट या प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इवेंट्स जिनकी लाइकलीहुड ज्यादा है किसी खास पेशेंट में, किसी खास सिनेरियो के साथ, किसी खास जगह पे। रिस्क फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक पेशेंट का रिस्क या एडवर्स इवेंट की चांसेस को बढ़ा देते हैं, यानी वो सारी फीचर्स, वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी पेशेंट के एडवर्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा को बढ़ा देंगे। सो दिस इज रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर। रिस्क क्या था? एब्रप्शियो प्लेसेंटा था। रिस्क और क्या था? IUGR था। तो रिस्क फैक्टर था, हेलो हेलो, तो ये है जो इसमें रिस्क फैक्टर, तो आपको वैसे भी पता ही है कि क्या 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 मतलब होता है इसका। अब है रिस्क असेसमेंट, ये है कि हमने उसकी लाइकलीहुड को एस्टिमेट करना है। ये पेशेंट है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के एक्लेम्शिया में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जो प्री एक्लेम्शिया है या हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया को हम ले लेते हैं, प्री एक्लेम्शिया में फीटल डिस्ट्रेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज ऑफ अ कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो ये रिस्क असेसमेंट है, तो उसमें हमने एस्टिमेट किया उसका रिस्क, यानी रिस्क तो है फीटल डिस्ट्रेस का, लेकिन कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के मुकाबले में जरा कम रिस्क है। सो दिस इज व्हाट इज एन एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। So this is an estimation of the likelihood of particular adverse events occurring under particular circumstances within a specified time period, यानी उस लेबरिंग प्रोसेस के दौरान,
उस लेबरिंग प्रोसेस के दौरान फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब रिस्क फॉर्मुलेशन, अब ये आप तो सिर्फ इस लफ्ज के साथ फेमिलियर है ना, रिस्क असेसमेंट, रिस्क फैक्टर, रिस्क, लेकिन इसके अलावा ये वो सारी चीजें हैं जो हो सकता है किसी ना किसी टाइम पे आपको इनका भी सामना करना पड़े। तो इसमें रिस्क फॉर्मुलेशन इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिस्क डेटा टू फैसिलिटेट रिस्क मैन। आपने इकट्ठे कर दिए, ये पेशेंट है, इसमें हाइपरटेंशन भी है, ये पेशेंट है हाइपरटेंशन के साथ इसकी डायबिटीज भी है, इन दोनों रिस्क फैक्टर के साथ ये पेशेंट एनीमिक भी है, तो इसमें मैटरनल मॉर्बिडिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये होगा जो हमने एक रिस्क डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको कंपाइल कर लिया, उसको पाइल अप कर लिया, तो उसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट हमने उसके हिसाब से करनी है। एंड फाइनली वो कम टू द रिस्क मैनेजमेंट। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी ये डिनोट करता है कि ये इसमें इसी तरह से हो रहा होता है। Risk management is organized attempts to minimize the likelihood of adverse events. यानी वो सारी अटेम्प्ट, आपने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने रिस्क को असेस किया कि ये पेशेंट हाइपरटेंशन वाली लेबर में जाएगी तो इसमें क्या हो सकता है, ये रिस्क असेसमेंट है। दूसरी पेशेंट है जो एक्लैम्शिया में है, एक्लैम्शिया या प्री एक्लैम्शिया में, इसमें ये लेबर में जाएगी, इसमें फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस प्रोबेबली ज्यादा हैं, एंड स्पेशली when the patient is having convulsions, तो उसमें ज्यादा हो जाते हैं। So under particular circumstances and specified time period during labor, फिर आपने उन सारों को कंपाइल कर लिया। अब वो उन सारे रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से आपने रिस्क मैनेजमेंट जो करनी है वो है जो सारी वो अटेम्प्ट्स आप करोगे जो कि उसके एडवर्स इवेंट्स को कम कर देगी। आप उसका एनीमिया ट्रीट करोगे। अगर फर्ज किया पेशेंट आता ही लेबर में है तो देन डेफिनेटली एक इमरजेंसी केस के रिस्क फैक्टर्स, उसके जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो मुश्किल होती है एज कंपेयर टू अ बुक्ड पेशेंट, क्योंकि उसमें हम जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं या रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसको हम पहले से मैनेज कर लेते हैं बिफोर अंडरगोइंग फॉर सिजेरियन सेक्शन, और या उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर या डिलीवरी का प्रोसेस जो होता है। सो व्हाई इट इज रेलिवेंट टू द पेशेंट सेफ्टी, इसमें इंटरनेट चल नहीं रहा, मैं तो बोले जा रही हूँ। नहीं मैडम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, मैंने कहा शायद मैं ही बोले जा रही हूँ और सुनाई नहीं दे रहा किसी को। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली ये वही है जो ओवरऑल क्लिनिकल गवर्नेंस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ओवरऑल, ये चूंकि उसका एक हिस्सा है तो उसका ये एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो उन सारी चीजों को हमने प्रिवेंट करना होता है, वो सारे सर्कमस्टेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट पुट द पेशेंट एट रिस्क ऑफ हार्म, और इसके अलावा इसमें जो है और हमने उसको रिस्क को कंट्रोल करना होता है। यहीं पे एक बड़ी जो एक एग्जांपल सामने आती है इस रिस्क प्रिवेंशन में या रिस्क मैनेजमेंट में भी, कि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं, बेसिकली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट की चीज आ जाती है। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उस वक्त उसको इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद स्पेशली अगर प्रोलॉन्ग्ड एडमिशंस हो जाए तो पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ हैविंग और गेटिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो आपकी हॉस्पिटल पॉलिसीज या हॉस्पिटल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या हैं
जिससे ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर किसी पेशेंट को फिर भी इन्फेक्शन हो गया, दैट इज क्लिनिकल ऑडिट, बिकॉज देन वी विल सर्च फॉर द रीजन कि हमने, हमारी तो पॉलिसीज इतनी अपडेटेड हैं, इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हमारे थिएटर की स्टेरिलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन, लिनन की स्टेरिलाइजेशन, बाकी जो सारी बिल्डिंग्स की और वो सारी सब चीजों की जो बेसिकली डे टू डे क्लीनिंग और वो सारा कुछ होते हैं, ये सब चीजें अप टू डेटेड है। हाउ दिस पेशेंट हैव गॉट इन्फेक्शन, तो फिर वो क्लिनिकल ऑडिट होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर हम रिस्क मैनेजमेंट वाली ही प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो हैं, ये जो प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाली है, फिर हम उसको एनफोर्स करेंगे and we will augment or we will add it to the already present policies, या policies को change कर देंगे या policies की कोई modification करेंगे। So that way clinical audit is a part of clinical risk management. तो अब स्टैटिस्टिक्स में कहाँ आता है, जैसे इसमें अब ये तो आपको एग्जाम में सिनेरियो आया कि इसमें एक आईयूडी हो गई, पेशेंट आईयूडी तो नहीं, अर्ली न्यूनेटल डेथ, because there was delay in carrying out of the operative vaginal delivery, though the partogram was abnormal and CTG was abnormal. लेकिन जो बाकी एरियाज हो सकते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये वाली चीज आ सकती है। उसमें जैसे आप एनॉमलीज को मिस कर देते हो इनिशियली, या फिर आप अगर एनॉमलीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं आपका होता, हम पेशेंट को बाकी फर्दर उसमें सवाए टर्मिनेशन के हम बाकी ऑप्शंस कुछ नहीं उसमें कर रहे होते, बिकॉज मैनी अ टाइम्स दीज एनॉमलीज आर कंपैटिबल विद लाइफ। तो इसमें टर्मिनेशन इज नॉट द ओनली आंसर, तो उसमें एक डिटेल डिस्कशन विद अदर कोलीग्स और डिटेल डिस्कशन विद द पेशेंट्स जरूरत होती है। सो यू कैन मिस दिस सेगमेंट। पोस्टमार्टम केयर, जैसे मैटरनल डेथ होगी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उसकी एक बड़ी ब्राइट एग्जांपल है, या फिर ये कि जैसे पेशेंट को रीओपन करना पड़ गया फॉर इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज एंड इफ दैट रिमेन्ड अनडिटेक्टेड, तो पेशेंट इरिवर्सिबल शॉक में भी जा सकता है एंड वी स्टिल कैन नॉट रिवाइव द पेशेंट। या फिर पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज में चला गया एंड दैट रिमेन्ड अनडिटेक्टेड, तो वो भी एक वजह बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में अगर आपकी अपडेटेड नहीं है तो वो आईयूडी हो सकती है। आईयूडी बाद दफा ऐसे भी हो सकती है, जैसे यही पेशेंट जो हाइपरटेंशन का था और आईयूजीआर का था, हो सकता है आपने इसको भी एक हफ्ता पहले देखा हो, रूटीन की एंटीनेटल केयर, और जो आपने सारी एंटी हाइपरटेंसिव वो सब कंटिन्यू की, शी इज एट 37 वीक्स एंड यू आर प्लानिंग फॉर हर इंडक्शन ऑफ लेबर एट 38 वीक्स, बिकॉज बाकी फीटल पैरामीटर्स वगैरह सब ठीक है, बट नाउ शी हैज कम विद द आईयूडी, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, तो वो वाला भी सिनेरियो हो सकता है देयर। अब चूंकि इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो नहीं हुई, ये पेशेंट का रिसीव्ड आईयूडी है, तो रिसीव्ड आईयूडी में भी बहुत सारी चीजें हैं। पेशेंट आपसे ये सवाल करेगा ये क्यों हुआ, क्या ये पहले हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, और इसमें ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें काउंसलिंग वाले अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट होती है इसमें काउंसलिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वट एवर इज द सिनेरियो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज ऑलवेज बाय द डेटा एनालिसिस एंड इंटरव्यूइंग द कंसर्न, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे। लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलावा जो बाकी कम्युनिकेशन होती है, दैट इज फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि ये ब्रेकिंग बैड न्यूज वाली चीज काउंसलिंग इसमें आ जाती है। तो उसके बाद फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, पेशेंट की सेफ्टी है, ये सब चीजें हैं जो इसमें आ जाएंगी, दैट विल पार्ट ऑफ योर आंसर। तो इसमें और जो शोल्डर डिस्ट्रोशिया की एंटीसिपेशन इज पॉसिबल इन 50% ऑफ द केसेस ड्यू टू डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, लेकिन 50% में अनअवॉइडेबल होता है। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल हो या अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल बेसिकली इज अ बेटर वर्ड, अनप्रिडिक्टेबल भी अगर है तो ये आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि हाउ मच यू आर ट्रेन टू डील विद सच इमरजेंसी। सिर्फ आप ही नहीं, आपके कितने टीम के मेंबर जो हैं वो इसके लिए एक्सपर्ट हैं। Suppose you are not at the moment you are not in the scene, you are not present at the time of delivery, you are one of the postgraduate resident is carrying out delivery and the patient has shoulder dystocia, तो उसमें आपका जो रेजिडेंट है वो कितना को ट्रेन था, क्या इसमें कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन वाला फैक्टर आ जाएगा। और बात क्या हुई फिर इसमें
कि आपने अपने स्टाफ को इतना कुछ ट्रेन किया हुआ है और आपने फिर उनको अकेले छोड़ा हुआ है, क्योंकि अकेले अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी अकेला लेबर रूम को मैनेज कर रहा है उसको हर तरह की इस तरह की इमरजेंसीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। ओनली देन यू कैन प्लेस हर ऑल अलोन टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, सिर्फ एक ट्रेन बंदे को ही। फिर उसके बाद ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी है, जिसमें पोअर एपगार स्कोर हो गया, डिलेड माइलस्टोन्स हो गए बच्चे के, ये सब चीजें हो सकती हैं। सर्जरी विदाउट कंसेंट, जैसे आपने सजेरियन किया और उसके साथ ही बीटीएल भी कर दिया कि बहुत एडिगेंस है, वो यू कैन नॉट डू दैट बाय लॉ, यू कैन नॉट डू दैट। तो उसमें हमेशा अगर कोई ऐसी सपोज कोई ऐसी इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग है विच वाज नॉट एंटिसिपेटेड बिफोर हैंड, वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है एंड यू नीड टू डू सर्जरी फॉर दैट, तो उसमें जो है वो आप कंसेंट ड्यूरिंग द सर्जरी भी आप उसकी अटेंडेंस से ले सकते हो, या इनअप्रोप्रिएट कंसेंट, जैसे हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रोसिस की बात कर रहे थे कि उसमें आपने उसको काउंसलिंग नहीं की हुई इस लिहाज से कि इसमें गट इंजरी हो सकती है, तो पेशेंट तो कहेगा मुझे तो पहले से नहीं बताया हुआ था, वरना शायद मैं सर्जरी ना कराता। फेलियर टू एक्ट ऑन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी आ गई, आपने उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया, एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट आर द फर्दर प्लान्स टू डू, तो इसमें जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस अगर पॉजिटिव आ जाता है किसी पेशेंट में, तो उसको गाइड करना हमारा फर्ज है, चाहे हम उसको मैनेज करें या ना करें। इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन इज पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, सिर्फ इससे ऑब्स्टेट्रिक्स का ही ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बाकी भी सारा ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा विच इज द पेशेंट्स राइट, तो confidentiality of data is another example of risk management in obstetrics. अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स में जो इसको हमने करना कैसे होता है, इसको किसी हद तक तो हमने पहले हमने ये देख लिया कि हम पहले सारा सिनेरियो देखते हैं, एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड सारा, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, एवेलुएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क, ये वो वाली सारी चीज है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हम मॉनिटर एंड रिव्यू, यानी ये टाइम टू टाइम ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, दिस इज नॉट द वन स्टेप एंड वन टाइम मैनेजमेंट, ये ऑनगोइंग है ऑन डे टू डे बेसिस एंड इट हैज टू बी रीएवैल्यूएटेड टाइम टू टाइम। इसमें कम्युनिकेशन, कंसल्टेशंस, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑल आर पार्ट ऑफ अ गुड क्लिनिकल गवर्नेंस। तो इसमें वही है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद उसको जैसे अगर इंसिडेंट हो गया तो फिर आपने एनालाइज किया, एवेलुएट किया और ट्रीट किया, तो ये उसका ब्रीफ सा था। तो इसमें ये सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही होती। अब इसमें रिस्क कब हो गया, ये तो था जो हम अभी तक प्रिवेंटिव चीजों पे बात कर रहे थे। उसमें इवेंट रिपोर्टिंग बड़ी चीज है, और ये वो इसको हम इंसिडेंट रिपोर्टिंग भी कहते हैं, या क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्टिंग जो है। तो ये वो चीज है जो अमूमन नहीं चल रही होती, ये हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लेवल तक भी ये चीज पहुंचनी चाहिए, बिकॉज दे आर इक्वली द पार्ट ऑफ दैट क्लिनिकल गवर्नेंस एंड दे मस्ट नो व्हाट्स ऑनगोइंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो भी कोई गलत चीज हो रही हो, सपोज इन्फेक्शन रेट बहुत हाई हो गया, सपोज किसी पेशेंट की लेबर या डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गया, उसमें कंप्लेन आ सकती है, हो सकता है कुछ अरसे बाद पेशेंट कंप्लेन कर ले, हो सकता है पेशेंट उसको मीडिया में ले जाए, हो सकता है पेशेंट सू कर दे, वो लीगल उसमें लीगल एक्शन ले ले। सो व्हेन यू रिपोर्ट एन इंसिडेंट, बहुत सारी चीजें तो यहीं पे मैनेज हो जाती हैं, यू टॉक विद द पेशेंट एंड हर फैमिली, आप उनकी फिर वो सारी काउंसलिंग करते हैं, वो सब चीजें करते हैं जिसपे जो है वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डेफिनेटली फाइनेंशियल इंटरेस्ट आर पार्ट ऑफ द क्लिनिकल गवर्नेंस, हॉस्पिटल को अपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी देखने होते हैं। तो कम्युनिकेशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। टीम वर्क स्ट्रेटजीज, आप बात दफा साइकोथेरेपी के लिए भी पेशेंट साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, अब पेशेंट का फर्ज के IUD हो गया, तो उसमें डेफिनेटली साइकोथेरेपी की या साइकोलॉजिकल उसमें सपोर्ट की उसको जरूरत होगी। एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल नॉर्म्स हमारे क्या हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बाज दफा सिर्फ सिंपल चीजों पे इवन मर्डर्स तक हो जाते हैं, मतलब उसमें ये बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे पास हैं।
तो जहाँ पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है वहीं पे इंसिडेंट वो हमने एक तो ये के सारे हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उनको सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक वाकया होने के बाद तो उसमें फिर हमने उसके रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं कि इस मरीज में क्या रिस्क फैक्टर थे। फिर हम एक सिंगल पेशेंट पे वो फोकस करेंगे, उसी पेशेंट पे जो हम उस वक्त मैनेज कर रहे हैं। जैसे आपके केस में था अर्ली नियोनेटल डेथ का, तो उसमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, फिर आपने मेडिकल रिकॉर्ड को ऑडिट करना है और फिर जो कंप्लेंट्स पेशेंट की तरफ से फाइल हुई उनका एनालिसिस करना है। फिर अगर पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चला गया और फिर उसको याद आया तो वो डिस्चार्ज वगैरह भी सारा देखना। तो इसलिए कि बाद दफा डिस्चार्ज पे बड़े मसले होते हैं। डिस्चार्ज पे जो है ये आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि अगर हमारे कोई जूनियर या हाउस ऑफिसर्स बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें प्रॉपर नहीं होती। हो सकता है कि पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आ जाए, वुंड इन्फेक्शन के साथ आ जाए, तो उसमें जब आप उसको रिव्यू करते हो तो आपको अंदाजा होता है कि इसने एंटीबायोटिक्स तो ली ही नहीं है, या एंटीबायोटिक्स लिखी नहीं गई, या उनकी सब क्लिनिकल डोज थी। तो अगर पेशेंट को पता होगा तो वो इस बात पे अच्छा खासा फसाद खड़ा कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज पर डेटा कलेक्शन एंड इंटेग्रेशन, यानी डेटा कलेक्शन आपने दूसरे डिफरेंट तरीकों से भी कलेक्ट करना है, जिसमें इंटरव्यूज हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, आप सवाल उसमें वो देते हो। ये बेसिकली जरा ज्यादा उसमें जरा थोड़े से ग्रुप रिस्क के लिए वो आ जाते हैं क्वेश्चनर और चेकलिस्ट वगैरह। ये एक बड़े ग्रुप के लिए है। जैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग एक तो सिंगल पेशेंट में भी हो सकती है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग ये भी हो सकती है, कोई कंप्लेन ये भी कर सकता है आपका पेशेंट जाके एडमिनिस्ट्रेशन में, या जो सीनियर हैं हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको भी ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसमें बहुत लंबा टाइम या किसी ने देखा नहीं, या हमें बहुत इंतजार करना पड़ा लेबर रूम में, या ये कि इन्फेक्शंस बहुत हो रही हैं, या आपका कोई डॉक्टर बहुत गलत तरीके से बात करता है। तो ये इस तरह की डिफरेंट कंप्लेंट्स हो सकती हैं। सो देयर यू नीड क्वेश्चनर एंड इंटरव्यूज। तो इसमें फिर आपने थोड़ा सा रिसर्च को भी देखना होता है कि व्हाट द एविडेंस बेस सजेस्ट, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट जजमेंट, ये सारी चीजें उसका हिस्सा हो जाएंगी। इनमें से कुछ आप अपने केसेस पे अप्लाई करते हो, क्योंकि ये तो जनरली हैं, ये तो एक जनरली है जो हर तरह के केसेस पे फिट हो जाती है। लेकिन इनमें जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग, मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट, क्लिनिकल कंप्लेंट एंड एनालिसिस, हॉस्पिटल डिस्चार्ज फॉर्म, यहाँ तक तो आपका सिंगल इवेंट पे भी काम कर जाएगा। बाकी चीजें हैं फॉर ग्रुप ऑफ पेशेंट। और ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट जजमेंट, ये फिर जहाँ पे जो कोई मीडिया अगर रिपोर्ट हो जाता है तो वो भी उसमें भी काम आती हैं। तो बाकी जो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्क एनालिसिस मेथड थे कि आपने फिर रिस्क को एनालिसिस किया, उनको एनालाइज किया कि क्या क्या जो थे वो रिस्क फैक्टर्स थे। तो बेसिकली इसको फिर हमने ये देखना होता है कि जो रिस्क फैक्टर थे उसके हिसाब से हमने क्या इसमें जो था वो उसको किस तरह से मैनेज किया। अभी फिर रिस्क ट्रीटमेंट एंड रिस्पॉन्स, इसमें जो रिस्क थे उसको हमारा रिस्पॉन्स कैसा था, उसकी ट्रीटमेंट कैसे थी, हमने इसको जो है वो किस तरह से अवॉइड करने के लिए क्या कोशिशें की, फिर उसके बाद उसका कंट्रोल है। फिर ये वो आ जाता है जो हमारी रिकमेंडेशन में बेसिकली आ जाएगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज हैं वो क्या है। तो टूल्स में वही जो टूल्स मतलब ये कि आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं। ये इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, मेडिकल रिकॉर्ड है, कंप्लेंट जो पेशेंट की तरफ से आती है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज, ये वो है जिससे हमने अपना डेटा कलेक्ट करना है और कंपाइल करना है। इसके बेस पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट जब हो रहा होता है, या सपोज विद इन द हॉस्पिटल एक टीम बना दी जाती है कि ये केस था, ये इसमें ऐसा हुआ, आप इसका क्लिनिकल ऑडिट करें, तो वो ये सारी चीजें उनको चाहिए होंगी। एनालिसिस में फिर वो सारा स्टेप टू स्टेप जो एनालिसिस है वो रूट कॉज एनालिसिस के लिए होता है। ये FMEA बेसिकली होता है कि फेलियर मोड, इफेक्ट्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें वो हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है ये भी बेसिकली एनालिसिस का ही एक हिस्सा है। अब इंसिडेंट रिपोर्ट आप कैसे करते हैं? ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे जो हम करते हैं वो तो अपने सीनियर्स को ही करते हैं, अपने HODs को, या जो भी सीनियर मोस्ट उस डिपार्टमेंट को हो उसको किया जाता है। लेकिन आइडियली इसका एक पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही वो इंसिडेंट हो वो रिपोर्ट हो जाए, सो दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कैन बी टेकन, और उसमें जो पेशेंट की काउंसलिंग होती है वो उसी वक्त हो जाए और ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़े ना।
हॉस्पिटल्स को डेफिनेटली अपनी रिप्यूट का भी वो होता है, या अगर कोई डिपार्टमेंट हो तो उसको अपनी रिप्यूट का होता है, इवन एक सिंगल डॉक्टर हो उसको अपनी रिप्यूट का होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने फिर कम्युनिकेशन के साथ इसको मैनेज करना होता है, और फिर इसके बाद हम उसको फॉर्मली इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। बेसिक फॉर्म ये है कि ये नियर बेस है। इंसिडेंट हो गया, एडवर्स इवेंट है, सेंटिनल इवेंट। अब इंसिडेंट वो है जो कि किसी का वुंड इन्फेक्शन हो गया, इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हुआ और उसके बाद ठीक भी हो गया। एडवर्स इवेंट है जिसमें आईयूडी हो गई या फिर अर्ली नियोनेटल डेथ जो कि आपके केस में था। तो बेसिक क्वेश्चन जो हम रिस्क मैनेजमेंट के में जो आपने अपने सिनेरियो के हिसाब से जिनको एड्रेस करना है, कोई भी केस सिनेरियो आ जाता है और उसमें आपने जिस तरह से उसको एड्रेस करना है वो ये वाले क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछोगे। व्हाट कुड गो रॉन्ग, ये है जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, ये है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। What can we do to minimize the chance of this happening or to mitigate the damage, to lessen the damage when it has gone wrong? तो ये भी बेसिकली उसमें सारी उसकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद रिस्क जो उसकी फॉर्मुलेशन है, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा उसका हिस्सा होगा स्टिल बिफोर द एक्चुअल इंसिडेंट हैज हैपेंड। तो ये सारे इसमें क्या इसमें हो सकते हैं इम्कानात, और हमने इसको कम से कम कैसे करना है, क्या चीजें हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, तो इसमें ये रिस्क होंगे, और रिस्क को कम करने के लिए या इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो है वो ये यहाँ तक जो है ये हिस्सा बिफोर द इंसिडेंट है, इस हिस्से तक। फिर है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, यानी जो कि जो गलत चीज हो गई उससे हमने क्या लर्न किया, यानी लर्निंग फ्रॉम योर एरर्स। ये बेसिकली क्लिनिकल ऑडिट का थीम होता है, लर्निंग फ्रॉम एरर्स, और प्रिवेंशन ऑफ द एरर्स ये है रिस्क मैनेजमेंट। फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन वही बात है, रिस्क एवेल्युएशन एंड एवेल्युएशन ये वही हिस्सा है, इसका हिस्सा है रिस्क ट्रीटमेंट और रिस्क कंट्रोल, ये सारा उसकी रिकमेंडेशंस में आ जाएगा। तो रिमेंबर कि अब इसमें बहुत जब हम क्लिनिकल ऑडिट की बात करते हैं तो लोग अपने आप को बहुत थ्रेटन फील करते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगेगी, शायद हमें कोई सजा मिलेगी। हालांकि अमूमन जो ज्यादातर जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके पीछे एक इंडिविजुअल एरर कम होता है, सिस्टम एरर होते हैं। अब आपके केस में जो डिले हुआ, जो सर्जरी उसकी डिले हुई, उस पर एक्शन डिले हो गया, हो सकता है उस पर्टिकुलर डॉक्टर का कसूर ना हो सकता है उसको थिएटर टेबल ही अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से वो क्विकली इसको प्रोसीड नहीं कर सकी, लेकिन क्या उसने टाइम टू टाइम पेशेंट को बताया। डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पेशेंट की ये कंडीशन है, थिएटर टेबल नॉट अवेलेबल, या पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को जो है वो रिस्क एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, या लिमिटेशन ऑफ सर्विसेज, अवेलेबल सर्विसेज जो है वो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। So this is not about pointing the blame, yani not blaming any individual, but about promoting the culture that fosters learning and improvement as a result of errors. Yani हम उसको errors से सीखते भी हैं और उन errors को फिर prevent भी करते हैं। And anyone has a right under the law to an environment that is as risk-free as possible. This is applicable to the patient as well as to the healthcare providers. सिर्फ पेशेंट के लिए ही वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए भी होना चाहिए, और डॉक्टर्स के लिए तब होगा जब हमारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई होंगी जिसमें पेशेंट का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। पेशेंट के रिस्क मिनिमाइज होंगे, डॉक्टर्स का स्ट्रेस लेवल कम होगा, उनके लिटिगेशन के चांसेस कम होंगे। सो ये दोनों पे अप्लाई होता है। तो बाकी इन केस ऑफ सिंगल इंसिडेंट जैसे आपके केस में था कि इट मस्ट बी क्विकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट, ये अब क्लिनिकल ऑडिट वाली सारी बातें, ताकि हम वो उसको वो देखें कि इसमें वजह क्या थी, और फिर हम आइंदा से उन रिस्क को कैसे जो है वो कर सकें। अब जो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट जो होता है कि स्टाफ शुड परफॉर्म एनी नेसेसरी, अब जिसमें जब एक अर्ली नियोनेटल डेथ हो गई तो डेफिनेटली जो पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स या उसके फैमिली मेंबर्स हैं, दे विल कम बैक टू यू।
अब बाज दफा पीडियाट्रिशियन भी बता देते हैं कि बच्चा जो है पुअर एबकट स्कोर के साथ ही निकले तो हम क्या कर सकते हैं। ये आप में से हो सकता है कुछ को एक्सपीरियंस हुआ हो। तो वहां पे आपने जब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उसको बताते हैं। तो उसमें जो है वो अब इसमें बेसिकली जो बताने वाली बात होती है वो ये कि बाज़ दफा अगर फर्ज किया ये एक सिंगल इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो वहां पे अगेन यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट, एंड इफ यू क्लियरली फील that this delay in the action, timely action was delayed purely due to casual attitude of that particular doctor, so definitely that doctor is at fault. That doctor has to admit this thing कि ये जो चीज है ये उसके फॉल्ट की वजह से हुई। अब इसमें यहाँ पे हमारे बड़ा थोड़ा सा बैरियर्स आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द लिटिगेशन या लीगल एक्शंस या पेशेंट के रिएक्शन से हम खौफजदा होते हैं। लेकिन जो एथिकली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये कि टू सम एक्सटेंट वी शुड एडमिट आवर फॉल्ट्स। और जब आपको पता हो कि एक प्रॉब्लम के बाद आपको अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, तो definitely next time you will never ever dare to have a casual attitude to that patient who needs your immediate response या immediate आपका जो prompt action है वो उसको चाहिए। तो ये जो है ये एक बड़ी जरूरी चीज होती है। तो बाकी मेरा ख्याल है एक्सरसाइज तो हमने साथ के साथ कर ही ली है, क्योंकि वही जो आपका केस चल रहा था हमने साथ के साथ उसको मैनेज कर लिया। इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो हम इस पे बात कर सकते हैं। जी, आई होप कि ये जो है जो हम क्लिनिकल गवर्नेंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स, देखो क्लिनिकल गवर्नेंस में जैसे अब ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना वो बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ क्लिनिकल गवर्नेंस से रिलेटेड ही होते हैं। टीचिंग सेक्शन है, वो टीचिंग का जो स्टेशन होगा वो भी तो कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑडिट है वो भी इसी से रिलेटेड है। रिस्क मैनेजमेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। To provide the adequate health care, that is one example. Hello, Western. अच्छा, मुझे आप पे कोई 10 मिनट बाद फोन करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वो हैं। सो द बेसिक जिसको कहते हैं ना, एक आपके सारे स्टेशन का जो महवर है, जो सेंटर पॉइंट है, that is clinical governance which ensures the patient safety. हमारी सारी गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स, हमारी सारी मेडिसिन, सारी सर्जरी एंड ऑल द अदर फील्ड्स ऑफ क्लिनिक जो हेल्थ है, पेशेंट्स हेल्थ है, वो सारे इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमारी जो क्लिनिकल स्किल या जैसे आपकी सर्जिकल स्किल्स होती हैं या आपकी कोई डिलीवरी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की स्किल्स हैं, पेशेंट कोलैप्स करके उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपकी इस पे असेस होती हैं। इसी से रिलेटेड है आपकी जो क्लिनिकल स्किल से रिलेटेड, और बाकी सारी चीजें भी। तो एनी क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज तो हमने साथ के साथ कर ली है जी, या फिर हम इसको अब स्टॉप करें? मैम मुझे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है जी कि जी क्लिनिकल गवर्नेंस और ऑडिट में बेसिकली फर्क क्या होता है? दोनों में तो हम सारी इसमें चीजें, सॉरी दोबारा से बताइए। क्लिनिकल गवर्नेंस और ऑडिट में बेसिकली क्या फर्क होता है? कि क्लिनिकल बेटा इसको यही तो वो चीज है जो हम बार बार डिस्कस करें। आई थिंक आई शुड गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। देखो जो क्लिनिकल गवर्नेंस है ना, दैट इज ओवरऑल एन एनवायरनमेंट टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। ये एक ओवरऑल जिसके अंडर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्लिनिकल गवर्नेंस एक पूरे हम जो पूरे एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो क्लिनिकल गवर्नेंस कहलाता है। जो क्लिनिकल ऑडिट है ना वो उसका एक हिस्सा होता है। क्लिनिकल गवर्नेंस ने तो पूरे का पूरा एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में हर चीज आ जाती है। लेकिन क्लिनिकल ऑडिट है कि कोई ऐसी गलत चीज हो गई, सपोज ग्रुप ऑफ पेशेंट से रिलेटेड है या एक सिंगल पेशेंट से भी रिलेटेड है, तो उसका आपने ऑडिट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ इस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ।
क्योंकि वो अगर ऐसा कुछ होने में, अगर हॉस्पिटल की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है या इंस्ट्रूमेंट्स का मसला है या स्टेरिलाइजेशन का मसला है या आपके डॉक्टर्स का मसला है या स्टाफ नर्सिस का मसला है या व्हाटसोएवर जो भी है, आपने क्लिनिकल ऑडिट के नतीजे में जो आपने वजह निकाली फिर आपने उसको करेक्ट करना है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। सो द बेसिक थीम ऑफ क्लिनिकल ऑडिट इज लर्निंग फ्रॉम एरर्स, लर्निंग फ्रॉम एरर्स। जो रिस्क मैनेजमेंट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स यानी आपने उस इंसिडेंट को होने से बचाना है। ऑडिट है जो एक इंसिडेंट हो गया उसको फिर आपने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ, और रिस्क मैनेजमेंट है कि जिसमें रिस्क थे और आपने उन पे तवज्जो नहीं दी, इसके नतीजे में वो चीज हो गई। ठीक है, और बाकी रिसर्च तो जाहिर है हर अच्छे सेटअप में रिसर्च चल रही होती है, नई से नई चीजें आप डेवलप कर रहे होते हो। जो रिसर्च अब जरूरी नहीं होता, आप अपने कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड भी रिसर्च करते हैं। यानी कोई एक मेडिकल कॉलेज है वो अपने उसमें रिसर्च कर लेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में, आप रिसर्च करें क्यों नहीं लेते, क्या वजह है। फिर इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये वही चीज है जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्लिनिकल ऑडिट में था शोल्डर डिस्ट्रोशिया हो गया, उसके नतीजे में आपने ये नतीजा निकाला कि ये जो बंदा डिलीवरी कर रहा था उसको शोल्डर डिस्ट्रोशिया मैनेज नहीं करना आता था, सो इट रिजल्टेड इन अर्ली नियोनेटल डेथ। अब उसके नतीजे में आपने ये एक चीज आइडेंटिफाई की कि हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है टू मैनेज द शोल्डर डिस्ट्रोशिया। आपने अब ऑन गोइंग ड्रिल अपनी पॉलिसीज में लेके आनी है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और क्लिनिकल इफेक्टिवनेस होता है कि रिसर्च के नतीजे में जो चीजें साबित होती हैं वो आपने क्लिनिकली अप्लाई भी करनी होती हैं, या ये कि आपके सेटअप में वो किस हद तक एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजों का जो एग्रीगेट है वो क्लिनिकल गवर्नेंस कहलाती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। मैम इसमें एक Ma'am? और लिखा हुआ है ओपन, इसका मतलब क्या है? ओपननेस ये जो कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन विद कुलीग्स, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स, या फिर आपने मीडिया के साथ या बाकी कुलीग्स के साथ विद इन द हॉस्पिटल, आउटसाइड द हॉस्पिटल, ये सारी ओपननेस में आ जाती है। इसको आप बेसिकली कम्युनिकेशन में लेके आओ। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम रिस्क मैनेज, ये जो रिस्क मैनेजमेंट गायनी के हैं इसमें वही पोस्ट ऑपरेटिव आएंगे, ऑपरेशन के दौरान क्या और क्या ये सिनेरियो फिर आ सकता सारे का है? सारा वो चीज कवर करेगी, यानी इस रिस्क मैनेजमेंट में वो सारी चीजें कवर होंगी जो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन से लेके उस इंसिडेंट का पूरा एनालिसिस से लेके उसकी रिकमेंडेशन तक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिकमेंडेशन तक, ये पूरे का पूरा जो है ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट में चूंकि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, आपने इंसिडेंट को रिपोर्ट जरूर करना है टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग है ना, ये उसके बाद ही इनिशिएट होता है ये सर्कल रिस्क मैनेजमेंट वाला। या तो आप ऑडिट अपना विद इन द डिपार्टमेंट कर लो, वेरी फ्यू डिपार्टमेंट कैरी ऑन देयर क्लिनिकल ऑडिट्स देमसेल्व्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो हम वैसे तो कहते हैं फलाने को एक्सप्लेनेशन लेटर भेज दो, यानी इस डॉक्टर की ड्यूटी में ये हुआ, इसको करो, लेकिन ये उसका तरीका नहीं होता, बिकॉज हो सकता है उस डॉक्टर के कसूर से ज्यादा हमारे सिस्टम का कसूर हो। तो जब तक सिस्टम का कसूर साबित नहीं होगा, वो जब तक सही नहीं होगा, डॉक्टर आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट रख लो वो कुछ नहीं कर सकते। तो सिस्टम एरर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, वरना चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। ठीक है, चलें जी, अब इस पे मैं एक सवाल पूछूं? एक सवाल है मैम, एक क्वेश्चन है जी। मैम, अगर रिगार्डिंग मेडिकल केयर हॉस्पिटल से या डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंसी हो जाती है और पेशेंट इन व्यू ऑफ दैट सू करता है हॉस्पिटल को या डॉक्टर को, तो मैम उसके लिए कोई टर्म है? हम क्या मतलब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नेंस में? नहीं, उसके देखो वो जो है ना, वो फिर बेसिकली उसमें आ जाते हैं जो कंप्लेंट्स जो फाइल होती हैं। और अभी जो हमने स्लाइड पे देखा था, मैंने स्लाइड हिला ली है, वो उसको बंद कर दिया, लेकिन ये है कि जो होते हैं ना इस तरह के जो कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, तो ये भी एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग का हिस्सा। इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो सकता है आप ना करो, हो सकता है आप एडमिनिस्ट्रेशन में ना बताओ,
लेकिन इंसिडेंट रिपोर्टिंग इस चीज के थ्रू भी चली जाती है जब पेशेंट सू करता है, तो ये भी एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग का हिस्सा होता है। इसी वजह से as soon as the incident occurs, you have to report it to the administration. Administration को report करोगे, they will start taking their action there and then. और इसमें जो होता है, अगर फर्ज किया पेशेंट की डेथ हो गई तो वो ज्यादातर तो सू वैसे ही से कम चीजों पे भी हो जाता है। तो क्योंकि पेशेंट के साथ फिर बात करना, अब हर हॉस्पिटल जो होता है, एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसकी लीगल टीम भी होती है। लीगल टीम जो होती है वो फिर अब जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप रिपोर्ट करोगे तो वो लीगल टीम से भी कंसल्ट करेंगे। लीगल टीम फिर उनको वो बेसिकली गाइड करती है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड द सिंपलेस्ट थिंग इज टू टॉक विद द फैमिली, इज टू टॉक विद द पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे मसले जो है वो इन्हीं चीजों से जो है वो मैनेज हो जाते हैं बाय म्यूचुअल कम्युनिकेशन। जब आप सिचुएशन एक्सप्लेन करते हो और इसमें जो है वो फिर आपने जो है वो उसको वो करना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये इसमें कंप्लेंट्स के बाद फिर ये वाले आपके स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, जाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, जो रूट कॉज है वो एनालाइज होती है, फिर हॉस्पिटल की गलती है तो डेफिनेटली उस पर कॉम्पनसेशंस भी होती हैं, और ये बाद दफा आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों को फिर वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फिर बात आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। Probably I will not be available on next Saturday क्योंकि आई एम गोइंग फॉर अ मेडिकल कैंप इन स्कर्दू। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है उसके बाद तो एग्जाम में वैसे ही बहुत थोड़ा टाइम रह जाएगा, बट होपफुली अब तक जो हमने डिस्कस किया उससे आपको अब एग्जाम देने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। I hope so, and I wish you all the best of luck. Thank you, madam. Thank you. जज़ाकल्लाह मैम। Thank you.